हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, अपडेट्स एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो कल के दिन आपको पता ही है कि इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं आया था। सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग कमेंट में मैसेज कर रहे थे, सर आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कल नहीं परसों की अगर मैं बात करूँ, आखिरी वीडियो में आपको बताया था कि कल कोई वीडियो आने वाला है नहीं करके ऑलरेडी इन्फॉर्म यहाँ पे कर दिया था। एनीवेज, तो जो कल के भी दिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई थी उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे सबसे पहले तो निफ्टी 50 के साथ। आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 अच्छा किया, 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिले। बट येस, और भी अच्छा कर सकता था बिकॉज जो शुरुआत थी उसके बाद जो परफॉर्मेंस था निफ्टी 50 का लगातार अच्छा चल रहा था। आखिरी के हम कह सकते हैं कि कुछ चंद मिनटों में, आधे घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल टॉप लेवल से 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को मिली। वरना अगर तेज़ी की बात करें तो एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा था। तो ये सवाल आते ही रहते हैं, सर आखिरी घंटे में बाजार क्यों गिरा, ये वो रीज़न। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में ये चीज़ें चलना एकदम कॉमन रहती है, ठीक है। एंड खास करके अगर आप ऐसे चीज़ें देखोगे ना तो अमेरिकन बाजार के फ्यूचर को थोड़ा बहुत चेक कर लेने का। सो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर अभी हम कह सकते हैं ये तो बाद है, मतलब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद का ये रीज़न है। बट उसके पहले भी आप देख सकते हैं बीच बीच में थोड़ी सी गिरावट हम लोग को अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में भी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये चीज़ें रिपीट होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे ऐसा चीज़ें आप लोगों को भविष्य में भी बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ, ऐसा जो सिनेरियो रहता है कौन सा कि मार्केट यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है एंड एकदम से ऐसी तेज़ी आ गई, ऐसा बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाता है। ये वाले एग्जांपल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। कौन सा? आज का वाला, ऐसा सडनली आखिरी के आधे घंटे में बाजार गिर गया करके। तो ये चलता रहता है। प्लस ग्लोबल मार्केट की भी बात करें, थोड़ा सा फ्रांस का बाजार की बात करें, यूके की बाजार की बात करें, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो एकदम नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे इथॉस, ठीक है, आज के दिन इथॉस नॉर्मल परफॉर्मेंस दिया। बट येस, इनके नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, आप सभी लोगों को याद होगा, ठीक है। नंबर्स के बाद की अगर हम लोग बात करें, जो इसका रिएक्शन था काफ़ी अच्छा देखने को मिला, ठीक है। अगेन कहना चाहूँगा, छोटी कंपनीज की कोई गारंटी नहीं होती है। ये तो अच्छी बात है, मार्केट ने इसको थम्स अप दिया, एक्चुअली देना ही चाहिए था। बट फिर भी कभी कभी कोई बड़ा प्लेयर है, उसका भाई मूड खराब हो गया, वो कहता है कि नहीं मुझे ये नंबर अच्छे नहीं लगे, एंड अगर वो बिकवाली कर देता है तो अच्छे नंबर आने के बावजूद भी स्टॉक गिर जाते हैं। इसलिए छोटे कंपनीज को प्रॉपरली समझना बहुत मुश्किल रहता है। बट एनीवेज, चलो अच्छी बात यह है कि मार्केट ने भी अच्छा इसको रिस्पांस दिया। एंड खास करके आप देख सकते हो इसके पहले के भी इसके जो एस्टिमेट्स रहते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पे बीट किया। इस वक्त भी उन्होंने अच्छा खासा एस्टिमेट्स को भी बीट यहाँ पे किया था। बाकी की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का जो परफॉर्मेंस था इसके पहले भी हम लोगों ने अच्छा ही यहाँ पे, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ हम कह सकते हैं कंपनी ने लगातार बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। हाँ, क्या ये कंसिस्टेंसी आगे भी बरकरार रख पाएगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे होती है। तो इथॉस का बिजनेस तो आपको पता ही है, प्रीमियम वॉचेस देखने को मिल जाते हैं, घड़ियाँ। बहुत बार मैंने इसको यहाँ पे कवर किया था। कवर करने का अर्थ ये नहीं होता कि मैं आपको कोई बता रहा हूँ कि जाके खरीदो करके, वो आपकी मर्जी। बिजनेस को समझने, अगर आपको बिजनेस समझ में आ जाता है एंड फिलहाल भारत देश में क्या चीज़ें चल रही है, तो इससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है, कहाँ पे खर्च भी हो सकता है, कौन सी कंपनियाँ ज़्यादा बिजनेस कर भी सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ट्राइडेंट को भी हम लोगों ने देखा था, बहुत टाइम के बाद ट्राइडेंट के नंबर अच्छे देखने को मिले थे। कल के दिन की बात करें तो इस बाजार ने थोड़ा सा अच्छा गैप अप बहुत अच्छा दिखाया था। आज के दिन की बात करें 1-1.5% यहाँ पे डाउन है। सो ठीक है, ट्राइडेंट को जो नंबर्स उन्होंने दिखाए हैं अच्छी बात है, ईयरली परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा था। बट कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोई बड़ा फेस नहीं है, बहुत ही छोटा सेक्टर है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। 19-20 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी किसी सेक्टर की लीडर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो सेक्टर कितना छोटा सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट एनीवेज, एटलीस्ट हम कह सकते हैं इस वक्त के जो नंबर देखने को मिले थे, कुछ तो थोड़ा बहुत डिसेंट नंबर देखने को मिले थे। उसके पहले के नंबर तो बहुत ही खराब देखने को मिले थे एंड ऑलरेडी स्टॉक बहुत चला था। तो ऐसे स्टॉक की फिर बाद में यहाँ पे अच्छी खासी क्लास यहाँ पे ली जाती है। सो अभी आने वाले नंबर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्राइडेंट अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस और भी निखार कर आगे लेके चला जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसके नाम की तरह ग्रीन ग्रीन होते ही जा रहा है। 10% का सर्किट आज भी यहाँ पे लग चुका है। छोटे कंपनीज है, छोटे कंपनीज में लगातार यही चीज़ें रहती है। अगर बड़े बड़े ऑर्डर्स अगर इनको मिलना स्टार्ट हुए तो बहुत शानदार नंबर भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो ये मार्केट ऑलरेडी इन चीज़ों को फैक्टर इन कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत बार हम लोग ने देखा है कि भविष्य में अगर ये कंपनी के नंबर एकदम तोड़-फोड़ आ गए फिर भी स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी नंबर आने से पहले ही स्टॉक देखिए कितना ज़ोरदार हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है। बट इस स्टॉक ने एक बात ज़रूर बताई है कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर पावर जैसी जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसका डिमांड ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहा है एंड छोटे कंपनीज इसमें बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर अभी ज़्यादा थोड़ा रडार के ऊपर रहेगा। पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा? टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ अभी हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिलेगा। इसी महीने में ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा, लिस्टिंग अगले महीने के
5 तारीख को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो टाटा मोटर का स्पेशल कोटा भी रहेगा उस चीज़ के अंदर, बट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि कोटा के थ्रू जाओ, नॉर्मल जाओ, ये पूरी तरीके से ओवर सब्सक्राइब ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, लक जिसका अच्छा होगा ये उन्हीं को वो IPO हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट इस चीज़ के चलते टाटा मोटर को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे इस चीज़ के चलते रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए टाटा मोटर के शेयर भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। ऐसे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। सो डेफिनेटली इन चीज़ों के चलते शेयर तो खरीदना होता नहीं। अगर आपको कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार यहाँ पे करना होता है। बट आज के दिन की तेज़ी की बात करें, 1.25% की तेज़ी है, 5 दिन में 5.25% की तेज़ी है। इस तेज़ी के बाद अभी टाटा मोटर का जो मार्केट कैप है वो हम लोग को 2.5 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। एक टाइम पे तो हम लोगों ने देखा था बहुत ही खराब स्थिति चल रही थी कंपनी की, बट वापस शानदार कमबैक भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन टाटा ग्रुप को ही बात को आगे कंटिन्यू करें तो TCS ने आज के दिन 0.3% की तेज़ी दिखाई है। TCS बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता है 12-13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसका एवरेज जो एक्सपेक्टेशन रहता है वो ये रहता है भाई, आप 5 साल में डबल भी करको दोगे तो भी बड़ी बात है। तो इसमें एक एडवांटेज वाली बात यही होती है कि बड़े बड़े लोग इसमें बिंदास पैसा लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कंपनी तो डूबने से रही नहीं। एंड अगर उनका पैसा अगर 5 साल में डबल भी हुआ, बड़े लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि अच्छे खासे रिटर्न ही उनके यहाँ पे बन जाते हैं। तो यूजुअली सेफ प्लेयर्स इन स्टॉक्स में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो TCS की बात करें तो बायबैक का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। आज के दिन की बात करें, उन्होंने डेट भी यहाँ पे रिकॉर्ड डेट सामने रख दी है, एंड वो है 25 नवंबर। मतलब उसके पहले जो भी जिनके पोर्टफोलियो में डिमैट अकाउंट में TCS का शेयर यहाँ पे रहेगा, उनको बायबैक का मैसेज आ जाएगा TCS की ओर से कि आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। कोई कंपल्शन वाली बात नहीं, जिनको नहीं करना है वो नहीं करना है। प्राइस की बात करें 4150 का प्राइस फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा चुका है। 17,000 करोड़ का बायबैक देखने को मिल रहा है, एंड टेंडर रूट वाला बायबैक है। ठीक है, अभी एक्सेप्ट कितना होगा, एक्सेप्टेंस रेशियो, वो तो बात की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट इसी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिला। एंड ओवरऑल IT सेक्टर भी आज के दिन अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिला था। तो इस चीज़ के चलते TCS भी भागा। देन KPIT टेक में भी हम लोग को आज के दिन अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। यस, सुज़लॉन एनर्जी आज के दिन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जो खबरें हम लोगों ने एक्सपेक्ट यहाँ पे की थी बड़े प्लेयर ने एंट्री के चलते, वो अभी धीमे धीमे यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि इनको सरकार के ओर से भी कुछ हम लोग को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे रिन्यूअल होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो हम ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे जो वाइंड टरबाइन से रिलेटेड जो इनका काम है वो वापस इनको यहाँ पे सरकार की ओर से अलर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते सुज़लॉन को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं इनका इंक्लूजन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो एक इन्फ्लो का अनुमान यहाँ पे किया जाता है कि कितना इन्फ्लो आ सकता है, तो $264 मिलियन का इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है। ये एक अनुमान यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी चीज़ के चलते फ़ायदा सुज़लॉन एनर्जी को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक ने भी अगर कल के दिन की बात करें, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर अपडेट आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, एक नॉर्मल सी खबर देखने को मिली थी JC फ्लावर की ओर से उनको यहाँ पे पैसे मिले करके, एंड उसके बाद कुछ ब्रोकर्स ने इसके थोड़ा सा टारगेट यहाँ पे ऊपर कर दिया करके। तो ये चीज़ें चलती रहेगी, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक ट्रेडिंग अलग बात होती है, इन्वेस्टमेंट अलग बात होती है, उस हिसाब से हम लोगों ने समझना है। लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बट येस ट्रेडिंग वाली चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। मतलब 20 का स्टॉक्स 30 हो गया तो खुश होते हैं, ठीक है खुश हो सकते हो, बट वो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता है कंपनी फंडामेंटली एकदम मजबूत होनी चाहिए, ताकि कल अगर वो गिरे तो कमबैक भी यहाँ पे कर पाए करके। क्योंकि अगर मार्केट में अगर कल कुछ 19-20 हो जाता है, कभी हादसा अगर हो गया, एंड कोई भी बड़ा हादसा मार्केट में कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि पहले क्या होगा करके, एकदम अचानक से हो जाता है, जैसे कि 2020 कोविड में हम लोगों ने देखा था। तो ऐसे वक्त में इस प्रकार की जो कंपनियां होती है वो कमबैक नहीं कर पाती है। इसीलिए बोला जाता है कि बड़ा पैसा अगर आप लगा रहे हो तो डिसेंट कंपनी में लगाओ, क्योंकि जब तक रिटर्न्स बनते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है। बट जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा कि प्रिपरेशन हमेशा वर्स्ट चीज़ के लिए करनी होती है। वर्स्ट मतलब क्या कि भाई मैं ऐसे स्टॉक में निवेश कर रहा हूँ कि कल अगर कोई ऐसी घटनाएं घट जाए कोविड जैसे कि सीधा मार्केट आधा हो जाए एंड स्टॉक भी 60-70% क्रैश हो जाए, तो वो एटलीस्ट कमबैक कर पाए। एंड अगर उस वक्त अगर देखा गया ऐसे कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो फिर वो कमबैक करने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि अगर देखा गया तो बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको अच्छे खासे जो स्टॉक्स होते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, वो सस्ते दाम में मिलते हैं, वो वहाँ पे जाके बाइंग करते हैं। एंड सडनली उन अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में क्या होती है, हम लोग को रिकवरी आती हुई देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जब तक ऐसी चीज़ें चल रही तो छोटा मोटा पैसा तो यहाँ पे बनता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बजाज फाइनेंस। यस, आज के दिन तो 2% यहाँ पे भागा है, बट यस बजाज फाइनेंस में अगर देखा गया, अभी जैसे मैंने कहा कि कल के दिन तो कोई वीडियो यहाँ पे नहीं आया था, तो इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा एकदम सडनली हम लोग को गिरावट देखने को मिली। एंड उसके पीछे का रीज़न भी अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, बट फिर भी एक थोड़ा सा मतलब
समरी के फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो आरबीआई ने यहाँ पे इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, या फिर आप बोल सकते हैं इनको बैन भी कर दिया। किस चीज़ के चलते? क्या पूरे लेंडिंग के चलते, मतलब ये जितने भी लोन देते सबके ऊपर नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो डिजिटल लेंडिंग ये करते हैं, तो उसमें ये ई कॉम के थ्रू एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड के थ्रू, ये इनके कुछ प्रोडक्ट है, इसके थ्रू ये डिजिटल लेंडिंग करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रूल्स रहते हैं, जब आप डिजिटली लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, रूल्स रेगुलेशन वो उन्होंने तोड़ दिए। तो यहाँ पे आरबीआई ने सीधा उनको क्या बोल दिया, भाई ये जो ई कॉम वाला है, इंस्टा ईएमआई कार्ड वाला है, उसके ऊपर आप लोगों की रोक लगेगी, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो इसी चीज़ के चलते बजाज फाइनेंस में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। बजाज फाइनेंस ने इससे रिलेटेड अपना स्टेटमेंट भी सामने रखा है कि उनके मुताबिक उन्होंने सारी चीज़ें ठीक किया, बट फिर भी वो आरबीआई से यहाँ पे बातचीत यहाँ पे ज़रूर करेंगे। एंड अगर कोई भी गैप यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो उसको भी वो फिल करके सारी चीज़ें अकॉर्डिंग विद द लॉ यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इसका इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस के ऊपर पड़ेगा? इम्पैक्ट मतलब क्या? अभी स्टॉक तो इमीडिएटली गिरते हुए देखने को मिला, आज के दिन रिकवर भी हुआ, तो इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? हाँ, इम्पैक्ट तो हर किसी न्यूज़ का पड़ता ही पड़ता है, बट एकदम मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? तो मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो यहाँ पे जो इस चीज़ के चलते उनके ओवरऑल लेंडिंग पोर्टफोलियो में जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ करता था वो ओके ही हुआ करता था। ऐसी बात नहीं कि एकदम मेजर कंट्रीब्यूशन करके, बट येस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है कि ये जो सेगमेंट है इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर ऐसे प्लेयर है जो कि इन चीज़ों में यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपना मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। सो अगर यहाँ पे आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो यहाँ पे जो एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही थी बजाज फाइनेंस के लिए इस सेगमेंट में पर्टिकुलरली, तो वो हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसका उस प्रकार से इम्पैक्ट इनके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे लग सकता है। सर क्या इनके ऊपर कोई पेनाल्टी लगी है? अभी फिलहाल तो नहीं लगी है, बट शायद से पेनाल्टी अगर लग जाएगी तो एक अच्छी बात मानी जाती। क्यों? क्योंकि फिर मैटर रफा दफा हो गया, आपने सिग्नल तोड़ा ना, गलत बात है, ठीक है, बट एक बार मतलब चालान विलान कटा तो चलो आपकी गलती हो गई, सब कुछ यहाँ पे माफ़ हो गया, तो चलो अभी आगे से नॉर्मल यहाँ पे फॉलो कर लेना, तो हरी झंडी यहाँ पे दिखाई जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी क्या इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती तो कितनी लगाई जाती है। एंड अगर रेस्ट्रिक्शन अगर चलता रहा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ वाला जो सेक्टर इसको कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे उसमें इनका थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी ये एक ही बिजनेस के ऊपर डिपेंड थी, अभी वो नीचे आ जाएगी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेंटिमेंटली अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख भी लिया, बट उसमें से मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को रिकवर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।